नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है प्रशांत और आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया में। देखिए, करंट अफेयर की बेहतरीन क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं और एग्जाम्स आपके बहुत पास में आ रहे हैं सारे के सारे, जैसे यूपीपीसीएस मेंस, राइट, यूपीपीसीएस मेंस है, फिर आपका बीपीएससी का जो प्रीलिम है एक ही सेंटर का होगा, पर ऑब्वियसली वो तो अलग से ही होगा, एक ही सेंटर का, एक सेंटर का है ये। और जो उसके बाद फिर तुरंत मेंस होगा, बीपीएससी मेंस। और अब आपको बता दूं, एमपीपीएससी प्रीलिम का जो है एमपीपीसीएस प्री, ये भी जो है आपके सामने रहेगी और यूपीपीएससी प्री का भी नोटिफिकेशन आने के चांसेस है, मतलब आएगा ही। तो ये सारी की सारी चीजें और फिर अपकमिंग यूपीएससी प्री, तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखते हुए, और इन सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। और करंट अफेयर के साथ साथ आपकी जो चीजें हैं, क्योंकि हम सिर्फ आपको करंट अफेयर वैसे नहीं पढ़ाएंगे जैसे ट्रेडिशनली कि मतलब बस दे दिया खत्म हो गया। मेरी कोशिश रहेगी कि उसके पीछे का बैकग्राउंड मैं आपके साथ क्लियर करते जाऊं, ताकि आपके एक बेसिक जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा वो भी आपका थोड़ा बिल्डअप हो, और ना भी बिल्डअप हो तो मैं इतना तो जरूर टच कर दूंगा ताकि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद हो जाए, आपको वहां से पता चल जाएगा। अरे हाँ, मान लीजिए हमने कोई साइंस टेक का कुछ पढ़ा, तो आपको स्पेस टेक्नोलॉजी का अगर आपने कुछ बेसिक पढ़ा होगा तो आपको टच हो जाए। या आप अगर आईआर का कोई न्यूज पढ़ रहे हैं, मान लीजिए जैसे मोदी जी को कुवैत का सम्मान मिला, मान लिया अल कबीर, तो आपको तुरंत और भी चार चीजें तुरंत याद आ जाना चाहिए कि भाई भारत कुवैत के संबंध कैसे है, या भारत अमेरिका के संबंध कैसे। तो मतलब ये जो है, ये सारी चीजें हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरी ये जो कोशिश है इसमें आप भरपूर साथ दीजिए। क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए और हमसे जुड़िए। जो आपको कोई भी चीज, कहीं पे भी जो भी प्रॉब्लम आती है, आप लोग जो है हमें बताइए, हम आपके लिए यही है और आपको सारी चीजें बताएंगे, राइट। अब देखिए 2025, अब इसे जो है सुधार वर्ष घोषित किया गया है, राइट। अब इसको क्या है, रक्षा सुधार वर्ष, रक्षा मंत्रालय ने 2025 को जो है सुधार वर्ष घोषित किया है। मतलब ये रिफॉर्म ईयर है। रिफॉर्म इट मींस रिफॉर्म, डिफेंस रिफॉर्म ईयर, डिफेंस का रिफॉर्म ईयर, राइट। और इसमें क्या है, आधुनिकीकरण माने मॉडर्नाइजेशन। भाई पूरी दुनिया कहां से कहां जा रही है। मैंने बताया आपको, एआई जो है, एआई इस सदी की सबसे बड़ा, मतलब ये पूरी सदी को ही बदल देगा। तो एआई जो है मॉडर्नाइजेशन के कारण, टेक्नोलॉजी की जो प्रगति है, तकनीकी प्रगति और बेहतर बुनियादी ढांचा, राइट, जो स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उसके माध्यम से जो है सशस्त्र बलों को, हमारी जो सेनाएं हैं उनको बदलना है, उनको पूरी की पूरी जो है मॉडर्नाइज करना है, तकनीकी अस्त्र शस्त्रों से उनको लेस करना है। तो इसीलिए इन सभी चीजों को केंद्र में रखते हुए 2025 इस वर्ष को है रक्षा सुधार वर्ष के रूप में डिफेंस मिनिस्ट्री ने घोषित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफेंस सेक्टर से हर साल क्वेश्चंस आते हैं और कुछ एग्जाम्स तो ऐसी है, देखिए स्टेट पीसीएस और बाकी अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम तो पूछती है, पर जैसे सीडीएस वगैरह एग्जाम तो डिफेंस की एग्जाम है, राइट, सीडीएस की एग्जाम है और बाकी अन्य एग्जाम्स हैं जो डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस से रिलेटेड है। तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सिर्फ कोई फैक्चुअल चीज नहीं है। अगर किसी देश की सेना का एक बड़े रूप पर बदलाव, टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन करना, अस्त्र शस्त्र से उसको लेस करना, सो इट्स अ बिग 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 स्टेप, राइट, बिग स्टेप। तो रक्षा सुधार वर्ष अगर बात करें तो जो अपने सशस्त्र बलों को है, जो आधुनिक और मजबूत करने के लिए जो रूपरेखा है उसको ये तैयार करेगा। एक प्लान जो है, एक प्लान जो है, यह प्लान बनेगा। क्या बनेगा, जैसे देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और रणनीतिक हितों की जो भी रक्षा करनी है, उसके लिए एक मजबूत और आधुनिक सेना तो आवश्यक है। क्यों आवश्यक है कि भाई देखो, भारत, अगर भारत की बात करें तो भारत की अगर हम बात करते हैं, पूरा भारत की अगर हम बात करें तो इधर पाकिस्तान, अगर मैं यहाँ कहूँ ये इंडिया है तो यहाँ पाकिस्तान,
या चाइना। अब बांग्लादेश से वैसे खतरा नहीं है, पर बांग्लादेश जो है आप जान रहे हैं कि अब जब से मोहम्मद यूनिस की वहाँ सरकार बनी है और तब से जो है भारत और बांग्लादेश के रिलेशन काफ़ी बदल गए हैं। चाइना वैसे हमारे ठीक है, बट उधर मालदीव, राइट, तो सारा जो हम वैसे तीनों छोर से जो है घिरे हुए हैं, तो वहाँ जो है चाइना, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ है, चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, यही हमारे पड़ोसी भी हैं। तो ऑब्वियसली तो हमें जो है देश की एकता और संप्रभुता अगर उसे अखंड रखना है तो हमें एक मजबूत सेना चाहिए बॉर्डर पर। क्षेत्रीय अखंडता, देखिए जान रहे हैं आप भारत कितना डाइवर्सिफाइड कंट्री है। साउथ स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, ऊपर कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ी वाला इलाका है, बीच का लैंड वाला जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इधर आप आओगे मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मतलब इतना डाइवर्सिफाई एरिया। और कई राज्य तो ऐसे जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, नहीं, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, नेपाल है उसके साथ। तो हमें जो है हमारी क्षेत्रीय अखंडता भी बरकरार रखनी है, ताकि कोई हमें जैसे मान लीजिए हिंदू मुस्लिम पर फूट डालना चाहे या हमारे भाषा के आधार पर फूट डालना चाहे, हमारे किसी भी हमारे अंदर जो है धर्म जाति के आधार पर हमारे अंदर हमारी क्षेत्रीयता को भंग करे, ये सब ना हो। इसलिए हमारे लिए एक मजबूत सेना, मजबूत हमारी रक्षक जो है, हमारे रक्षा करने के लिए जो भी बने हुए हैं वो मजबूत और आधुनिक होना बहुत जरूरी है। साइबर और अंतरिक्ष, क्योंकि अब देखिए युद्ध बहुत बढ़ चुका है, अब जमीनों पे युद्ध नहीं लड़ता। पहले देखिए एक सदी थी जमीन पर युद्ध लड़े जाते थे, राजा महाराज तलवार लेके निकल पड़ते थे। फिर जैसे इंजन का, जैसे भाप के इंजन का जेम्स वैट ने आविष्कार किया तो जहाज बनने लगे, बड़े बड़े जहाजों से फिर युद्ध लड़े जाने लगे। फिर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वहां पे तकनीकी की और आगे बढ़ी तो विमानों से युद्ध लड़े जाने लगे। मगर अब लड़ाई लड़ी जाती है इंटरनेट पर, साइबर अटैक किए जाते हैं, साइबर अटैक किए जाते हैं। अंतरिक्ष में, स्पेस में जो है स्पेस को हथियाने की युद्ध चल रहा है। चीन जैसे पहले भी चला था, जैसे अमेरिका और यूएसएसआर की बात करें, जो कोल्ड वॉर था वो अंतरिक्ष तक पहुंच गया था, तो अब जो है चाइना अंतरिक्ष को हथियाने में आगे बढ़ रहा है। तो इन सभी को जो है पारंपरिक युद्ध वो तो है ही है, मगर अब युद्ध का दायरा बहुत बढ़ गया है और द वे ऑफ वॉर तक बढ़ चुके हैं। तो इसको निपटाने के लिए जो है हमें भी मॉडर्न बनना पड़ेगा, मॉडर्न जाना पड़ेगा। इस सुधार वर्ष की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो ऑपरेशनल इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स, राइट, ये जो है ऑपरेशनल एक एकीकृत कमांड के तहत सेना, नौसेना, वायुसेना को एक त्रिसेवा तालमेल को बढ़ाएगा। ऑपरेशनल इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स, इनमें क्या होगा कि वे तीनों जो दल है हमारे, नौसेना, वायुसेना और जो नौसेना हमारी नौसेना और वायुसेना, इन तीनों को जो है एकीकृत करके एक जगह पर जो है इंटीग्रेट किया जाएगा। प्रत्येक कमांड को जो साझा संसाधनों का उपयोग है उनके लिए एक विशिष्ट भौगोलिक चुनौतियों का समाधान करेगा। मान लीजिए जैसे अब आप एक बात करिए, जैसे पाकिस्तान से खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, मान ले वैसे पाकिस्तान के बजाय चीन लिख देते हैं, राइट, कि पाकिस्तान से हमारा युद्ध वैसे नहीं होने के चांसेस बहुत कम है अनटिल एंड अनलेस, क्योंकि वो देश में भी जैसे वो देश के खस्ता हाल है और वो युद्ध हम इतने युद्ध हम लड़ चुके हैं तो हम युद्ध की कीमत जानते हैं दोनों देश, राइट। मान लीजिए चाइना अगर है, चाइना से हमारा खुदा ना खास्ता वॉर होता है जो कभी ना हो, तो यहाँ क्या होगा, जो साझा संसाधन है उन कमांड को, जैसे मान लीजिए वायुसेना है, राइट, यहाँ जमीनी, यहाँ क्या होगा, लैंड पर भी युद्ध होगा और यहाँ पर क्या होगा, एयर में भी युद्ध होगा, दोनों जगह। तो यहाँ जो है, और दक्षिण चीनी सागर तो है ये, तो ऐसी जगह पर जब मान लीजिए कुछ चीजें और ना भी युद्ध हो, मगर अगर कोई कहीं भी किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू है, तो डिजास्टर को लेके भी अगर एक साथ आते हैं तो तीनों सेनाएं जहां संसाधनों को साझा इस्तेमाल कर सकेगी, वहां भौगोलिक चुनौतियों का यहां से समाधान निकलेगा साझा करके। अब संसाधनों का जो उपयोग है वो अनुकूलित और सभी डोमेन में संयुक्त संचालन, मतलब कॉमन ऑपरेट, राइट, कॉमन ऑपरेट यहां सुनिश्चित करेगा। मेनली क्या है, अब हम तीन जगह पर हमारी तीन सेनाएं हैं, राइट।
इनकी अपनी स्पेशलिटी है, इनकी अपनी स्पेशलिटी है, इनकी अपनी पावर है, राइट। अब क्या होगा, पर कुछ चीजें ऐसी कि इनको इनकी जरूरत है, इनको इनकी जरूरत है, राइट। जैसे इनको इनकी, इनको इनकी, इनकी इनको, आर्मी की। भाई आर्मी आप कैसे करोगे? अब जंगलों में तो ये हेलीकॉप्टर या एयरफोर्स मतलब आप नहीं ले जा सकोगे। पानी में आर्मी कैसे चलेगी? बिना जहाज के नहीं चलेगी। तो नौसेना यहाँ हो जाएगी, राइट। नौसेना यहाँ हो गए और वायुसेना यहाँ है मान लीजिए हमारी। तो ये जो है कॉमन संसाधन जो है यहाँ पे वहन करेंगे और कॉमन ऑपरेशन क्रिएट होगा। फोकस क्षेत्र क्या है? फोकस क्षेत्र क्या है हमारे? साइबर सुरक्षा, ये सबसे बड़ी चिंता है अभी की, बिगेस्ट प्रॉब्लम 21st सेंचुरी का, राइट। अंतरिक्ष संचालन, स्पेस, उभरती प्रौद्योगिकियां। अब उभरती प्रौद्योगिकी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। देखिए बीच बीच में मैं अंग्रेजी का ही हिंदी इसलिए करता हूं, जरूरी है अंग्रेजी हिंदी। आप भले किसी भी भाषा में पेपर लिख रहे हो, हिंदी आपकी भले पहली भाषा हो बोलने की, लिखने की, आपकी पढ़ाई भले हिंदी माध्यम से हुई हो, बट आपको बेसिक और मिनिमम अंग्रेजी आना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं कुछ कुछ शब्द जो है आपको ये करता रहता हूँ कि आपको पता चले। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आप जान रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या महत्व हो चुका है अभी। आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग, मशीन को लर्न किया जा रहा है। जैसे आपने गूगल पे देखा होगा, आप गूगल में बोलते हो गूगल आम की चटनी कैसे बनती है, अचार कैसे बनता है, तुरंत गूगल बता देता है। मशीन को ही सिखाया जा रहा है कि वही बताएगा अब आपको, राइट। हाइपरसोनिक सिस्टम्स, आधुनिक रोबोटिक, हर जगह इसका इस्तेमाल होगा। मल्टी डोमेन, जैसे ड्रोन वगैरह आ रहा है, आप देखोगे ड्रोन एक रोबोटिक ही तो है। मल्टी डोमेन एकीकृत संचालन पर ध्यान, इन सभी चीजों का जो है फोकस है। रणनीति क्या है? तेज क्षमता विकास। क्या है? तेज क्षमता विकास, और इसके लिए अधिग्रहण प्रक्रियाओं का सरलीकरण। ऑब्वियसली जितना सिंप्लीफिकेशन होगा वैसे जो तेज होगा, हमें बहुत रैपिडली जो है कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। कैपेसिटी बिल्डिंग क्यों कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है? क्योंकि भाई आप एक तरफ चाइना देखते हो, उसका इतना ह्यूज बजट और वो कहाँ कहाँ जा रहा है, मतलब अंतरिक्ष में और टेक्नोलॉजी में कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है चाइना। अब हमारे लिए सबसे बड़ा जो इस समय पर, अगर हमें समय के साथ चलना है तो हमें ये नहीं चलेगा कि हाँ अब रिसर्च शुरू करा और उसके नतीजे आ रहा है 10 वर्ष बाद। अब तो ये है कि भाई एकदम फास्ट, चुटकियों में काम होने वाले जमाना आ गया है। तो हमें तेज क्षमता विकास के लिए अधिग्रहण प्रक्रिया को सरलीकरण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फाइल अटकी पड़ी, जैसे रेड किसी जमाने में रेड टेपिज्म हुआ करता था, आपको पता होगा रेड टेपिज्म, राइट। एक फाइल टेबल पर पड़ी है, वर्षों से पड़ी है। स्वदेशी विनिर्माण, मेक इन इंडिया, और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देना है, राइट। बट मेक इन इंडिया, इंडिया जो है अपने लिए खुद बनाएगा। अब मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया एंड मेड इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया, राइट। सहयोग और एकीकरण करना पड़ेगा रक्षा हितधारकों के बीच और सिलोस को तोड़ना, राइट। मतलब जो बैरियर्स है उसको तोड़ना पड़ेगा, और जो रक्षा हितधारक है इनके बीच के जो होते हैं उनको तोड़कर जो है एकीकरण मतलब सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, सब मिलके ही इसको चीजें करनी पड़ेगी, एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी। सार्वजनिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जो है और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए जो है प्रोत्साहित करना पड़ेगा। पीपीपी मॉडल अपना पड़ेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये PPP मॉडल जो है अपनाना पड़ेगा। क्योंकि अब जो है जैसे बाहरी देशों में देखो कि एलन मस्क जैसा आदमी, और अमेरिका वगैरह में तो प्राइवेट कंपनी ही आप देखते हो कि कितना स्पेस का भी मिशन जो है वो लॉन्च कर रही है। हमारे यहाँ तो सिर्फ इसरो करता है, मतलब भारत सरकार ही करते हैं, मगर बाहर तो और भी रॉकेट बनाना, बाकी काम करना है सब, तो हमें जो है इन भागीदारी पे जाना ही पड़ेगा। रक्षा और नागरिक उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब यंग माइंड्स, न्यू एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स जब इनमें आएंगे तब और हमारा रैपिडली चीज़ें होगी। क्योंकि सरकार का बनाना, सरकार का बनना और करना, उसमें एक टाइम लग जाता है। जब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे एक इफिशिएंसी के साथ,
तो और उसमें हमारे लिए बहुत मतलब आधुनिक बनने के लिए हमारी जो चीज़ है वो ज़्यादा स्पीड में हो जाएगी। निर्यात उन्मुख दृष्टिकोण भारत को जो रक्षा उत्पादन है हमारे उसको एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में स्थापित करेगा, क्योंकि जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है, खाड़ी के देश है, बाकी छोटे देश है, उन सभी देशों को जो है हमें हमारे ऊपर ट्रस्ट है, क्योंकि हम क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ कॉस्ट इफेक्टिव है हम लोग, कॉस्ट इफेक्टिव, राइट, हम कॉस्ट इफेक्टिव है। और कॉस्ट इफेक्टिव होने के कारण क्या है, हमारा जो विश्वास है हमें पैदा करना है। विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं को साथ जो है साझेदारी बनानी है, वहाँ के जो लोग हैं मैंने अभी बताया उस बारे में। डिफेंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लाना है, रिसर्च एंड विकास को जो है उसको पूरा मजबूत करना है, रिसर्च को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है, इसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ, और उसको और स्ट्रांग बनाना है फंडामेंटली, और स्वदेशी समाधानों को लिए बढ़ावा देने के लिए साझेदारियाँ करनी है। देखिए अल्टीमेट तो यही होगा, क्योंकि आज मान लीजिए हम ड्रोन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम ड्रोन मान लीजिए यूएसए से खरीद रहे, अब यहाँ जो है चाइना ने इनको बड़ी डील दे दी, एग्जाम्पल है, यूएसए क्या करेगा, ये कैंसिल कर देगा, ये इसका दोस्त बन जाएगा, बनेगा ही बनेगा, क्योंकि पैसा मैटर्स। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्वदेशी हमारे देश में बने हुए लोगों पर ध्यान देना पड़ेगा। रक्षा सुधारों के हाल ही वर्षों में कुछ अपडेट्स हुए, वो ले लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच एक संयुक्त तक को बढ़ावा देने के लिए 2020 में जो है इसे स्थापित किया गया। अग्निपथ योजना लाई गई है, आधुनिकीकरण और पेंशन लागत को कम करने के लिए 4 साल के लिए सैनिकों की अल्पकालिक भर्ती, और ये ऐसे लोग रहेंगे जो हमारे लिए बहुत सरकार ये सोचती है कि फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, तो जो नकारात्मक आयात सूची और रक्षा के गलियारे पर जो है उसका स्वदेशीकरण मतलब मेक इन इंडिया, जिसकी मैंने अभी चर्चा भी की है, उस पर जो इसे स्ट्रॉन्ग करना है, इसे बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जब तक हम अपने ऊपर निर्भर नहीं हुए, आत्मनिर्भर भारत नहीं बनेंगे, जब युद्ध आता है ना तब ये देखा जाता है कि कौन कितना ज़्यादा पैसा दे रहा है, यही चीज़ होती है। तो हमें जो है यहाँ से अपनी डिपेंडेंसी कम करके खुद को स्ट्रांग बनाना है, राइट, खरीद में तेजी लाना है, राइट, और रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया को जो है सरल बनाना है तेजी के साथ। रक्षा निर्यात 2025 तक जो है $5 अरब का लक्ष्य है हमारा, और जैसे उदाहरण के तौर पे ब्रह्मोस मिसाइल है और उसका निर्यात इसमें शामिल है मेस्ली ज़्यादातर। अंतरिक्ष और साइबर एजेंसी है, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी DSA और साइबर एजेंसी DCA की स्थापना, और साथ ही साथ रिसर्च एंड R&D एंड जो विकास है, और इसके लिए जो है साथ ही साथ स्टार्टअप और MSME को जो है बढ़ावा देना है, जिसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो न्यू स्टार्टअप कल्चर है, भारत में स्टार्टअप कल्चर बहुत पनप रहा है, बहुत तेजी से जो है बढ़ रहा है, दुनिया भर में अमेरिका वगैरह बड़े देशों के बाद हमारा ही नंबर आता है। तो इसीलिए जो है यहाँ डिफेंस सेक्टर में भी जो है इसको स्टार्टअप कल्चर को लेकर आना है और भारत को जो मजबूत करना है। तो देखिए रक्षा संबंध से आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी, और भी सुधार वर्ष है 2025 है, तो उसमें से जो है हमें बहुत सारी चीज़ें वैसे भी पता चल जाएगी। कई बार क्या होता है कि 2025 का पूरा साल बचा हुआ है, यही पूरे वर्ष को सुधार वर्ष घोषित कर दिया है, तो ये हमारे लिए काम की न्यूज़ है। अब अगली न्यूज़ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसने इस न्यूज़ ने ना पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है फिर से एक बार, लाइक कोरोना। और ये कोरोना जैसा ही एक वायरस इसको माना जा रहा है, जबकि मैंने अभी चीन की चर्चा की थी, और चीन से क्या है खबरें जो आती है ना वो बहुत कम आती है। एक तो वहाँ पे इतना ऑब्वियसली डेमोक्रेसी, वैसी डेमोक्रेसी नहीं है, तो खबरें वैसे डायरेक्ट आती नहीं, छन छन के आती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पे बहुत कोरोना जैसा ही इसकी स्थिति हो चुकी है, और भारत में जो है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है ये, राइट, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, और ये जो है HMVP इस नाम से जाना जा रहा है। अब इसको इसी नाम से जान रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस था HMPV, ह्यूमनो मेटान्यूमो वायरस, राइट। अब इसका जो है इसका चीन से बहुत खबरें कम आ रही है, बट बहुत डरावनी आ रही है, इसीलिए जो है भारत में भी इसको लेकर चिंता बढ़ रही है।
और चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि अभी हाल ही में सबसे पहले जो है ICMR, जो हमारी सबसे बड़ी संस्था है चिकित्सा की, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, उसने जो है कर्नाटक में ह्यूमन मेटानिमोवायरस के 2 मामलों की पुष्टि की है। 2 मामले जो है वहां आए हैं और नागपुर में भी कुछ मामले आए हैं, राइट। नागपुर में भी जो है, महाराष्ट्र में भी जो है, नागपुर में कुछ मामले वहां देखे गए हैं। चीन में ये आया हुआ है वायरस HMPV, और इसके जो है, इसके प्रकोप ने पूरी दुनिया की जो है सांसें अटका रखी है कि भाई कहीं कोरोना जैसा तो ये वायरस नहीं है, और मतलब बहुत डर का माहौल और चिंता जो है जताई जा रही है। मगर एक अच्छी बात है कि एक सामान्य श्वसन वायरस है, मतलब सांस से रिलेटेड ये बीमार वायरस है ये, और काफी निचले और ऊपरी श्वसन संक्रमण जैसे आम बात है सर्दी का इसका कारण बनता है। नाक इसमें बहती रहती है, इसके लक्षण और बाकी सारे मैं चीजें बताऊंगा कि इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं। और एक अच्छी बात भी है, भले ये उतना डेंजरस नहीं है एज मच एज कोरोना, इतना नहीं, क्योंकि इसमें डेथ रेट बहुत निम्न स्तर पर है, बहुत कम है, ना के बराबर ही की बात हो रही है। RSV 7 का है, न्यूमोविरिडे नाम के परिवार में आता है, जैसे जिसमें कोरोना लगभग आता था, वो इसी टाइप का ये थोड़ा सा वायरस है। अब इसके बारे में अगर हम जाके इसकी हिस्ट्री में, ये जो है 2001 में पहली बार मिला था नीदरलैंड में। वैज्ञानिकों को जो है इस वायरस की 2001 में पहचान हुई थी। जो नीदरलैंड में बर्नाडेट जी वैन डेर हुगेन है, उन्होंने 28 छोटे बच्चों के श्वसन के स्राव में जो है इस वायरस को पाया था। अब मोस्टली बच्चों में जो है 10 से 12% श्वसन संबंधी बीमारियां इसी के कारण होती है। जनरली भी पता नहीं चलता है, बट ये जैसे देखिए कोई भी रोग, आप पता होगा ना, वो जैसे रोग और महामारी में अंतर होता है। बीमार पड़ना, साथ फैलना, साथ माने कि भाई एक एरिया में फैल गई है साथ, कि भाई दिल्ली के किसी इलाके में मान लीजिए इसी के साथ फैल गई है। महामारी बहुत मतलब जिसमें एक द्वीप, एक देश और अगल बगल के देश, वैसे मतलब बड़े जिसका लार्जर देन एरिया होता है, वैसे ये ज्यादातर छोटे बच्चे जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग है, वृद्ध है, और जिनकी ह्यूमन पावर कमजोर है, वीक है, ऐसे को ज्यादा अटैक करती है, ऐसे को ज्यादा प्रभावित करती है, राइट, ऐसे को ज्यादा प्रभावित करते हैं। और अस्थमा, अब ये अस्थमा देखिए श्वसन से रिलेटेड है ना, सांसों से रिलेटेड बीमारी है तो ऑब्वियसली वायरस है, तो क्रॉनिक ऑब्जर्वेटिव पल्मोनरी डिसीज COPD, और फेफड़े, हमारे फेफड़े, इससे संबंधित जितने भी लोगों को बीमारियां है या कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसका मेडिकेशन चल रहा है, उन लोगों को इस वायरस से बचने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये श्वास से रिलेटेड है आपके, और ये अस्थमा हो गया या ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो गए, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, या आपके फेफड़े से संबंधित, लंग से संदर्भित कोई भी डिसीज है, तो सीधा सीधा उसी से संबंध आता है। इसीलिए इन मरीजों को खास करके एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है नाउ डेज, एक्स्ट्रा केयर। वैसे भी ये विंटर, इसको ये ना विंटर माना जाता है, राइट, विंटर डिसीज माना जाता है। ये जो वायरस है ये मोस्टली विंटर में ही आता है। विंटर क्योंकि सर्दियों में देखो वैसे भी ठंड पड़ रही है, बर्फ है, बारिश हो रही है, तो वैसे भी सर्दी जुकाम के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसमें ये वायरस ज़्यादा फैलता फूलता है। खांसी, छींक और शारीरिक स्राव के माध्यम से नाक बहना, इससे ये इसके लक्षण हैं। संक्रमित व्यक्ति जिसको भी ये हुआ है, उसके अगर हम निकट संपर्क में आते हैं, जैसे उससे हाथ मिलाना, गले मिलाना, तो यहां से हमें जो है हाथ मिलाना, गले मिलाना, ये सब इसके लक्षण, इससे बचना चाहिए। कोरोना भी हमने देखा कि हम मास्क लगा के घूमते थे, किसी को टच नहीं करते थे, राइट। जैसे हम हैंडल्स वगैरह दरवाजे के कोरोना के टाइम में छूते नहीं थे, फोन, कीबोर्ड, इन सभी में वायरस जो है दूषित हो सकता है। और फिर मुख, जैसे मुंह हो गया, नाक हो गया, आंख हो गया, इसको बार बार छूने के कोरोना में मना करते थे, वैसे ही इसमें भी मना है। जैसे आपने देखा होगा विज्ञापन आते रहते थे कि भाई हाथों से बार बार हाथ धोते रहिए, आंख ना छूइए, नाक ना छूइए, मुंह ना छूइए, यही इसमें भी है। खांसी, बहती या बदनाक, गले में खराश, बुखार और घरघराहट को ब्रोंकाइटिस निमोनिया में बदल जाती है, राइट, ब्रोंकाइटिस।
ये सब चीज़ें जो है अगर ये होगा तो ये सारी चीज़ें तो शुरुआत में ये होगी लक्षण, फिर ये ब्रोंकाइटिस या निमोनिया जिसे हम कहते हैं उसमें ये तब्दील हो जाएगा और इसका जो है 3 से 6 दिनों की अवधि में ये रहता है या पता चल जाता है, राइट। प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, क्या आपको क्या प्रिवेंशन क्या लेने हैं, तो HMPV के इलाज के लिए जो है कोई टीका या विशिष्ट एंटीवायरल दवाएं अवेलेबल नहीं है, पहली बात तो ये। तो फिर क्या, मोस्टली जो है एंटीबायोटिक्स कोई इस पर काम भी नहीं करती है। अगर आपको लगता है या ये देखिए ह्यूमन मेटानोनिमोवायरस की ये खासियत है कि इस पर अभी कोई भी एंटीबायोटिक, अगर आप मेडिकल में चले जाए तो मेडिकल वाला आपको एंटीबायोटिक पकड़ा देता है, राइट, एंटीबायोटिक पकड़ा देता है। इस पर कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, बनी ही नहीं है। अधिकांश लोगों को बुखार होगा, दर्द से राहत पाने के लिए जो है ओवर द काउंटर दवाओं की आवश्यकता होती है, संभवतः डिस्कॉग्नेट के साथ। ओके, देखिए मैक्सिमम लोगों के है, मोस्टली एक तो बच्चों में ये ज़्यादातर अफेक्ट करता है और बूढ़ों में, मगर जो मिड एज लोग हैं, यंग लोग हैं, लाइक 20 से बाद के जो लोग हैं 35, 45, 50 तक के, उनमें मोस्टली अगर वो इस तरह की दवाएं भी लेते हैं और ओवर द काउंटर दवा, तो उससे उनका काम चला जाएगा, राइट। ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमण में एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में इस वायरस की पहचान हुई है और इसीलिए जो है लोग अभी समझ पा रहे हैं कि हाँ ये एक सामान्य सर्दी खांसी से भी बढ़कर कुछ हो सकता है, बट डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोरोना जैसे तो बिल्कुल नहीं। हाथ धोने की आदत अपनाइए, वैसे भी अपनानी चाहिए, इसमें कई सारी बीमारियों को रोकने में मदद मिलती है। मतलब ये नॉट ओनली कोरोना वायरस और HMPV वायरस नॉट अनदर, मगर सिर्फ आप अपने हाथों को अगर धुलते रहते हो कुछ भी खाने से पहले या लगातार, जैसे मान लो नाक हाथ को छूने से पहले अगर आप हाथ धोते हो या इन सबको छूने की जरूरत पड़े तो हैंकी का इस्तेमाल करते हो, तो एक चीज़ आपके साथ अच्छी हो जाएगी कि आप इन वायरस और ऐसी कई अन्य छोटी मोटी बीमारियों से 100% बच सकते हो आसानी से। व्यक्तिगत स्वच्छता की जो भी प्रैक्टिसेस है, प्रथाएं हैं, जैसे पैर धोना, चेहरे की सफाई, खांसते और छींकते समय मुंह को ढकना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हम छींकते हैं या हम खांसते हैं तो उससे जो वायरस निकलते हैं, मतलब नॉट ओनली बैड और गुड, बट उससे निकलने वाली ये संक्रामक चीज़ें होती है, अगर हम उसे किसी से ढक ले रहे हैं तो वो फिर हवा में नहीं फैलते, राइट। महिलाओं को खास करके पीरियड में जो है अगर इस वायरस के जैसे अभी फैल रहा है, मान लीजिए भारत में भी कुछ आया है, और वैसे भी इन जनरल भी महिलाएं जो है मासिक धर्म में या पीरियड के समय पर जो है उनको स्वच्छता का तो विशेष ख्याल रखना होता है, मगर यहाँ पे और ज़्यादा उनको ध्यान रखना पड़ेगा। संक्रमित व्यक्तियों के निकट संपर्क से बचने के लिए जो अगर मान लीजिए जैसे कोरोना में भी हम करते थे, मास्क लगा के जाते थे या वो सारी प्रिकॉशंस हमें लेनी है, ओके। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डरने की इसको लिए कोई ज़रूरत है नहीं कि बहुत ऐसा कोई बड़ा वायरस आ गया कोरोना जैसा, बट फिर भी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बीमारी जब फैलती है और अगर वो बड़े पैमाने पे फैल जाए तो फिर उससे उपजी हुई चीज़ें जो है, क्योंकि आज हमारी हॉस्पिटल जो पूरा हॉस्पिटल तंत्र है हमारा, वो चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, और हमारी जो जनसंख्या 140 करोड़ की, उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। हमारे डॉक्टर, हम मतलब वन ऑफ द लोवेस्ट रैंक पर हम आते हैं कि हम जहाँ एक व्यक्ति के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए या 5 व्यक्ति के लिए, वैसे में तो हम सैकड़ों लोगों पर एक डॉक्टर हमारा है। तो हमें जो है कई चीज़ों की हमारी संसाधनों पे भी उसका असर पड़ता है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इन चीज़ों को अच्छे से तरजीह देना चाहिए, और जो हमारी प्रैक्टिसेस है, हमारे कल्चर में भी जो हमारी प्रैक्टिसेस है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी और अच्छी लगी होगी, और आप इस पर जो है कुछ भी आपके कमेंट्स हो, आपके जो भी आपका सुझाव हो, उसके लिए वेलकम है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। आपको क्लास अच्छी लगी तो भी बोलिए, बुरी लगी तो भी बोलिए, और भी चीज़ें, इसी से हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा। हम दोनों, जैसे हम और आप ऑनलाइन मोड में है, तो ऑनलाइन मोड में हमारे बीच में एक जो कम्युनिकेशन है स्थापित होने का, वही एक जरिया है। और जिन जिन बच्चों को फिर अच्छे से उनकी जो तैयारी है, कुछ समस्या अगर आती है तो हम पर्सनली भी कांटेक्ट करके उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इजाज़त लेंगे। थैंक यू वेरी मच।